500 ईसा पूर्व से यहाँ असंख्य गांव और नगर बसे दिखाई देने लगे। बड़े बड़े जनपद राज्य उदित हुए और इसके परिणाम स्वरूप मगध राज्य गठित हुआ। यह सभी तभी संभव हुआ जब किसान लोहे के फालों, हंसियों और अन्य औजारों की मदद से अपने जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित मात्रा से कहीं अधिक अनाज पैदा करने लगे। किसानों को शिल्पियों की मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि वे किसानों को औजार, वस्त्र आदि वस्तुएं मुहैया करते थे। साथ ही राजाओं और पुरोहितों को हथियार और विलास वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कृषि की तकनीक कहीं अधिक उन्नत हो चली थी। नई तकनीक और बल प्रयोग की बदौलत कुछ लोगों ने बड़े बड़े भूखंडों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिन्हें आबाद करने के लिए बड़ी संख्या में दासों और कृषि मजदूरों की आवश्यकता थी। वैदिक काल में लोग अपने परिवार के लोगों की मदद से खेत आबाद करते थे। वैदिक साहित्य में मजदूर के लिए कोई शब्द नहीं था, किंतु बुद्ध के युग में आकर खेती का काम दासों और मजदूरों से कराना आम बात हो गई थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में दास और मजदूर बड़े बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, परंतु सामान्यतः प्राचीन भारत में दासों से केवल घरेलू काम लिया जाता था। आमतौर से साधारण किसान ही उत्पादन चलाते थे, कभी कभार वे दासों और मजदूरों की मदद लेते थे। अब किसानों, शिल्पियों, मजदूरों और कृषि दासों ने मिलकर अपनी ज़रूरत से कहीं अधिक पैदा करना शुरू किया। इस पैदावार का अच्छा खासा भाग राजा और पुरोहित ले लेते थे। कर की नियमित वसूली के लिए प्रशासनिक और धार्मिक दोनों तरीके निकाले गए। राजा ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कर संग्राहकों की नियुक्ति की, पर जनता में यह विश्वास जमा देना भी आवश्यक था कि राजा की आज्ञा मानना, कर चुकाना और पुरोहितों को दान देना श्रेयस्कर है। इसके लिए वर्ण व्यवस्था लागू की गई। इसके अनुसार ऊपर के 3 वर्णों को धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर चौथे वर्ण से अलग कर दिया गया। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत संस्कार पाने के अधिकारी माने गए, परंतु शूद्र इससे वंचित कर दिया गया। शूद्रों का कर्तव्य अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया गया। कुछ स्मृतिकारों ने तो शूद्रों के लिए केवल दास्ता रख छोड़ी। इस स्थिति में द्विजों को नागरिक और शूद्रों को अनागरिक की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन द्विजों के बीच भी नागरिकों की श्रेणी के आधार पर अंतर आ गया। ब्राह्मणों के लिए हल जोतना निषिद्ध हो गया। शारीरिक श्रम इतना तुच्छ माना जाने लगा कि उन लोगों से भी घृणा की जाने लगी जो हाथ से शिल्प कर्म करते थे, और इस प्रकार कुछ श्रमजीवी तो अछूत तक बना दिए गए। जो लोग शारीरिक श्रम से जितना ही हटे रहे, उन्हें उतना ही अधिक पवित्र समझा जाने लगा। वैश्य द्विज होते हुए भी कृषि, पशुपालन और दस्तकारी करते थे और बाद में व्यापार भी करने लगे। गौर करने की बात यह है कि वे ही कर चुकाते थे जिसके सहारे क्षत्रियों और ब्राह्मणों का जीवन निर्वाह होता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों को किसानों से कर और व्यापारियों एवं शिल्पियों से शुल्क वसूलने का अधिकार मिला, और वे कर्मचारियों तथा पुरोहितों को नकदी या जिनसी पारिश्रमिक देने में समर्थ हुए। हर वर्ण के लिए भुगतान की दर और आर्थिक सुविधा अलग अलग निश्चित की गई। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को कर्ज पर ब्याज 2% लगता था, क्षत्रियों को 3%, वैश्य को 4% और शूद्र को 5%। शूद्र वर्ग के अतिथि को तभी भोजन कराया जाता था जब वह घर वाले के काम में हाथ बटाता था। धर्मशास्त्रों में निर्धारित ये नियम हो सकता है कि कड़ाई के साथ पालित नहीं होते हों, परंतु इनसे यह संकेत मिलता है कि समाज के सामने किस तरह का आदर्श था। चूंकि पुरोहित और राजा दोनों ही किसानों से उगाए गए करों, नजरानों, राजांशों और श्रमों पर जीते थे, इसलिए इन दोनों वर्गों के बीच कभी कभी सामाजिक अधिशेष के बंटवारे में झगड़े हो जाया करते थे। समाज में अपने को सबसे ऊपर समझने वाले ब्राह्मणों के घमंड से क्षत्रियों को चोट पहुंचती होगी, लेकिन वैश्यों और शूद्रों के साथ विरोध होने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसी विरोध भूलकर एक हो जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के सहयोग के बिना क्षत्रियों का कल्याण नहीं होगा और क्षत्रियों के सहयोग के बिना ब्राह्मणों का कल्याण नहीं होगा। दोनों परस्पर सहयोग से ही फल फूल सकेंगे और संसार पर शासन करेंगे। सामाजिक संकट और भूस्वामी वर्ग का उदय। कई सदियों तक यह सामाजिक व्यवस्था गंगा के मैदानों और उनसे संलग्न क्षेत्रों में भली भांति चलती रही, जहाँ एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्य बनते बिगड़ते रहे। ईसा की पहली और दूसरी सदियों में वहाँ शानदार व्यापार और नगरीकरण दिखाई देता है। इस अवस्था में कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पुरानी व्यवस्था लगभग तीसरी सदी में आकर अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुँच गई, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आकर इसकी प्रगतिशील भूमिका कमजोर पड़ गई। ईसा की तीसरी सदी के आसपास पुराने सामाजिक संगठन में गहरा संकट आ पड़ा। इस संकट का चित्रण पुराणों के तीसरी चौथी सदी से संबद्ध भागों में कलयुग वर्णन में मिलता है। कलयुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं।
इसका आशय यह हुआ कि वैश्यों और शूद्रों ने अपने ऊपर सौंपे गए उत्पादन कार्य करने बंद कर दिए, अर्थात वैश्य किसानों ने कर चुकाना रोक दिया और शूद्रों ने मजदूरी करना छोड़ दिया। वे विवाह आदि सामाजिक संबंधों में वर्ण संबंधी प्रतिबंधों की उपेक्षा करने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर रामायण और महाभारत में दंड या दमन नीति पर जोर दिया गया और मनु ने बताया कि वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। राजा वर्ण व्यवस्था के रक्षक और उद्धारक के रूप में सामने आने लगे, परंतु केवल दमनात्मक कार्रवाई से ही यह संभव नहीं था। किसान कर चुकाते रहें और मजदूर मजदूरी करते रहें। राज्य के लिए यह सुविधाजनक था कि वे अपने कारिंदों से सारा राजस्व वसूल नहीं करवाएं। राज्य ने भूमि भोगने का अधिकार सीधे अब पुरोहितों, सेनापतियों, प्रशासकों आदि को सौंप दिया। यह व्यवस्था वैदिक परंपरा से एकदम भिन्न तरह की थी। अतीत में पुरोहितों और शायद अपने सरदार या राजा को भी भूमि देने का अधिकार केवल जन समुदाय के हाथ में था, लेकिन अब राजा ने यह अधिकार छीनकर अपने हाथ में ले लिया और समुदाय के कुछ शक्तिशाली सदस्यों को भूमि देकर कृतज्ञ बना लिया। इन भूस्वामियों हितकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति भी सौंप दी गई। इसी उपाय से वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान कर लिया गया। नए और फैलते रजवाड़े अधिकाधिक कर संग्रह चाहते थे। ऐसा कर संग्रह पिछड़े क्षेत्रों से हो सकता था और यह तभी संभव था जब जनजाति लोगों में खेती के नए तरीके चलाए जाएं और उन्हें सिखा पढ़ाकर राजभक्त बनाया जाए। इस समस्या का समाधान जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे उद्यमी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर किया गया जो जंगली इलाकों में बसने वाले लोगों को वश में करके अनुशासित बना सकें। पिछड़े हुए इलाकों में ब्राह्मणों और दूसरों को भूमि अनुदान देने से कृषि पंचांग का ज्ञान फैला और आयुर्वेद का प्रचार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई। लेखन कला तथा प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के व्यवहार का भी प्रसार हुआ। भूमि अनुदानों से सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व में सभ्यता फैली। हालांकि इस दिशा में कुछ काम व्यापारियों ने तथा जैनों और बौद्धों ने भी पहले कर रखा था। भूमि अनुदानों से जनजातीय किसान भारी संख्या में ब्राह्मणीय समाज में आ गए, जिन्हें शूद्र वर्ग में रखा गया। इसलिए पूर्व मध्यकाल के ग्रंथों में शूद्रों को किसान और कृषक कहा जाने लगा। दूसरी ओर भूमि अनुदान से खासकर विकसित क्षेत्रों में स्वतंत्र वैश्य किसानों की दशा गिर गई। इस प्रकार गुप्त काल के बाद वैश्य और शूद्र सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं में एक दूसरे के निकट आ गए। लेकिन भूमि अनुदान का सबसे अधिक महत्व का परिणाम हुआ किसानों की उपज पर पलने वाले भूस्वामियों के नए वर्ग का उदय। इसने 5वीं-6ठी सदियों के आसपास ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जिस पर सामंती ढंग का सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ। सामंती ढांचे में भूस्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा बिगड़ी। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा जोर से चल पड़ी, लेकिन निचले वर्गों की स्त्रियों को आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने और पुनर्विवाह करने की छूट थी। सारांश: इसलिए प्राचीन भारत के समाज को कोई एक बिल्ला लगा देना संभव नहीं है। हमें इसके विकास के विविध चरणों पर नज़र डालनी होगी। पहले पूरा पाषाण युग का खाद्य संग्राहक समाज था, जब उसकी जगह नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग के खाद्य उत्पादक समाज बने। धीरे धीरे किसान समुदाय विकास करते करते हड़प्पाई नगर समाजों के रूप में परिणत हो गए। इसके बाद विकास की धारा कुछ रुकी और फिर अश्वारोही और पशुपालक समाज बना। ऋग्वेद में जो सामाजिक ढांचा दिखाई देता है वह अधिकांशतः पशुचारक और जनजातीय था। उत्तर वैदिक काल में जाकर पशुचारक समाज बदलकर कृषि मूलक समाज हो गया, लेकिन इसकी आदिकालीन कृषि अधिक उपज देने वाली नहीं थी, इसलिए शासक लोग किसानों का दोहन करके कुछ अधिक प्राप्त नहीं कर सकते थे। वर्ग विभाजित समाज वैदिकोत्तर काल में पूरा निखरा। यह वर्ण व्यवस्था के नाम से विदित हुआ। इस सामाजिक ढांचे के मूलाधार थे शूद्रों और वैश्यों के उत्पादनात्मक कार्यकलाप। मोटे तौर पर यह सामाजिक व्यवस्था बुद्ध काल से गुप्त काल तक भली भांति चलती रही। इसके बाद कुछ आंतरिक खलबली के कारण बदलाव आया। पुरोहितों और अधिकारियों को उनके भरण पोषण के लिए भूमि दी जाने लगी और धीरे धीरे भूस्वामियों का वर्ग किसान और राज्य के बीच खड़ा हो गया। इससे वैश्यों की स्थिति बिगड़ गई और वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ।